नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर के अंतर्गत अर्थात स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पेपर के अंतर्गत शूट एपिकल मेरिस्टेम का अध्ययन कर रहे हैं। परोशीर्षस विभज्या का अध्ययन करते समय हमने पिछली बार देखा था कि विभाज्योत्की उत्तक क्या होते हैं तथा इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ भाग पर पाया जाता है उनका संगठन और उनकी कार्यविधि क्या होती है, इसके आधार पर कुछ थ्योरीज जो हैं वो वैज्ञानिकों ने दी हैं। हम पूर्व लेसन का पूर्वावलोकन करते हुए इन थ्योरीज का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पिछली बार हमने विभाज्योत्की उत्तकों के अंतर्गत उत्तकों का वर्गीकरण देखा और उसमें हमने देखा कि पादप शरीर की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्य उत्तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के मूल एवं स्तंभ के शीर्ष पर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हमने विभाज्य उत्तक कहा है। इनकी उपस्थिति के कारण इस क्षेत्रों को हम वृद्धि क्षेत्र या ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। उसके पश्चात शीर्षस्थ परों का संगठन और उसकी कार्यविधि क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो देखेंगे तथा उसके पश्चात हम 2 सिद्धांत यानी एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी पर अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात क्लास वर्क दिया जाएगा। यदि हम उत्तक विभाज्योत्की उत्तकों का किस क्राइटेरिया के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम को समझने के लिए हम एक बार फिर इसको देखते हैं। ये 4 क्राइटेरिया के आधार पर वर्गीकृत किए गए: उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, पादप शरीर में स्थिति के आधार पर और कार्य के आधार पर। यहाँ पर पादप शरीर की स्थिति के आधार पर जो हमने अभी डिस्कस किया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम बनता है। उसमें एपिकल जो मेरिस्टेम है जो शीर्षस्थ भागों पर पाया जाता है, उसका संगठन और कार्यविधि क्या होती है, इसको हम मुख्यतः अपने अध्ययन में लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप के शीर्षस्थ भाग पर शीर्ष बिंदु या ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर विभाजनशील उत्तकों का समूह पाया जाता है जो सतत विभाजनशील होती हैं और विभाजन करते हुए पादप की लंबाई में वृद्धि करती है और ये वृद्धि इनकी प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। शीर्ष विभाज्योत्तक के संरचनात्मक संगठन एवं कार्यविधि को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो कि इस एपिकल मेरिस्टेम को यहाँ पर वर्णित करने के लिए लाभदायी हैं। ये थ्योरीज मुख्यतः 7 थ्योरीज हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, हिस्टोजन थ्योरी, उत्तकजनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, उत्तकजनी परत सिद्धांत, मेंटल कोर थ्योरी, मेंटल कोरवाद सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल, फ्रेंच स्कूल का मत, न्यूमैन्स कंसेप्ट, न्यूमैन का सिद्धांत। यहाँ हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने
इस एपिकल मेरिस्टेम के संगठन और कार्यविधि को समझाने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वह मूल और परोह या स्तंभ के शीर्ष के लिए भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं, उनको अलग अलग समझाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड्यूलर ग्रोथ के अंतर्गत हमने देखा कि इनका संगठन और इनके मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। तो हम आरंभ करते हैं शीर्षस्थ परोह संगठन में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन। पहली थ्योरी, जैसा कि अभी आपने देखा, एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। ये सिद्धांत सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने 1857 में प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका पूर्ण विवेचन, विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या नागेली ने 1878 में की थी। इसलिए अधिकांश वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में एपिकल सेल थ्योरी के जन्मदाता नागेली को माना गया है। इसे नागेली का सिद्धांत भी कहते हैं। नागेली के अनुसार जो विभाजनशील कोशिकाएं शीर्षस्थ भाग पर पाई जाती है, जिनको मेरिस्टेम कहते हैं, ये स्तंभ का शीर्ष, जिसमें कि बहुत सारी कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है, उसमें से केवल एक विभाजनशील कोशिका से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इस एपिकल सेल से संपूर्ण पादप शरीर इससे व्युत्पन्न कोशिकाओं से निर्मित होता है। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो शीर्षस्थ भाग है उसमें जो कार्यकारी, जो क्रियाशील कोशिका है, वह उन्होंने एपिकल सेल को माना है और ये कहा है कि इस एपिकल सेल के द्वारा निर्मित कोशिकाओं से ही उत्तकों का निर्माण होता है और ये उत्तक पादप शरीर बनाते हैं। नागेली की थ्योरी क्या कहती है? शीर्षस्थ कोशिका जो एपिकल सेल है, दिस वन, यहाँ पर एपिकल सेल दिखाई गई है, ये कोशिका पार्श्व सतहों में 1, 2 या 3 तलों में कोशिकाएं काटने का कार्य करती है। अर्थात एपिकल सेल अपने पार्श्व भागों पर 1, 2 या 3 तलों में निरंतर कोशिकाएं काटती हैं और ये कोशिकाएं संपूर्ण पादप शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के उत्तकों का निर्माण करती है। शीर्षस्थ जो भाग है वह इस एपिकल सेल के द्वारा ही आगे से आगे निर्मित होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि केवल एक एपिकल सेल के द्वारा विभिन्न तलों में कोशिकाएं काटने से निर्मित उत्तक आगे चल करके पादप शरीर, जो कि 3 उत्तक तंत्रों का बना हुआ होता है, पूर्व में बता दिया गया था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो उनका किस प्रकार से ये आगे निर्धारण करती है, किस प्रकार से उनको बनाती है, ये तर्कसंगत नहीं दिखाई देता है। फिर भी ये सिद्धांत निम्न आवर्तबीजी पादपों के लिए और निम्न पादपों के लिए, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के परिवर्तन को समझाने में सफल है। लेकिन आवर्तबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म्स के शिखाग्र विभाज्योतक के लिए इसे मान्य नहीं किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरलतम जो आंतरिक संरचना जो कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पाई जाती है, उसको हम एक एपिकल सेल के द्वारा निर्मित कोशिकाओं और उत्तकों से पादप शरीर के निर्माण को समझा सकते हैं। लेकिन जहाँ जटिल आंतरिक संरचना पाई जाती है, मुख्यतः एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, वहाँ पर किसी एक कोशिका के द्वारा निर्मित उत्तकों से संपूर्ण पादप शरीर को किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है, ये
थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है, इसलिए नागेली के इस सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिकों ने अमान्य कर दिया। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया उसे हम स्टोजन थ्योरी, उत्तेजनवाद या स्टोजन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेस्टिन ने किया था। हेस्टिन द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सिद्धांत मूल और स्तंभ शीर्ष संरचना की व्याख्या करता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्तंभ शीर्ष के साथ साथ ये सिद्धांत मूल शीर्ष को भी समझाता है, उसकी व्याख्या करता है। चूँकि अभी हमने देखा कि दोनों के शीर्ष अलग अलग प्रकार से वृद्धि करते हैं, इसलिए यहाँ पर हेस्टिन ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा मूल और स्तंभ दोनों को समझाने का और दोनों की व्याख्या करने का कार्य किया। हेस्टिन के अनुसार मूल एवं स्तंभ शीर्ष के शीर्षस्थों में 3 स्तर या क्षेत्र निर्मित होते हैं। जहाँ पर एपिकल सेल थ्योरी में एकमात्र कोशिका बताई गई है, यहाँ पर हेस्टिन ने इन शीर्ष स्थानों पर 3 स्तर या क्षेत्र बताए हैं। ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्रों को निर्मित करते हैं। इन क्षेत्रों को या परतों को उत्तकजन या हिस्टोजन्स कहते हैं या उत्तक निर्माता टिश्यू बिल्डर्स कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं, डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरिबेलम। हेस्टिन ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि एकमात्र कोशिका से पादप शरीर का निर्माण नहीं होता है, बल्कि शीर्षस्थ भाग पर इन विभाजन कोशिकाओं के 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं, जिन्हें उत्तकजन या हिस्टोजन्स कहते हैं। और ये हिस्टोजन्स कौन से हैं? डर्मेटोजन, त्वचाजन, पेरिबेलम, वल्कुटजन, प्लीरोम, रंभजन। और इनकी डेस्टिनी भी आगे बताई गई है, भवितव्यता भी समझाई गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डर्मेटोजन या त्वचाजन के जो हिस्टोजन लेयर है वह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम निर्मित करती है। पेरिबेलम या वल्कुटजन कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम निर्मित करती है। प्लीरोम या रंभजन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें स्टील, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पित्त आदि सब सम्मिलित हैं, इसका निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन का शीर्षस्थ आरंभिक कोशिकाओं को निर्धारित उत्तकजन समूह मान लेना हेस्टिन ने किया था। अर्थात उत्तकजन के द्वारा, या उत्तकजन को हमने उत्तक निर्माता कहा है, इनके द्वारा तीनों प्रकार के उत्तक तंत्रों का निर्माण होना समझाया गया है। प्रत्येक उत्तकजन, चाहे वह त्वचाजन है, जैसे कि पूर्व में देखा, त्वचाजन, वल्कुटजन, रंभजन की भवितव्यता, डेस्टिनी सुनिश्चित बताई गई है कि कौन क्या कार्य करता है। 3 क्षेत्र निर्मित होते हैं, तीनों क्षेत्रों का अलग अलग कार्य है और इसके उपरांत ये अलग अलग प्रकार का उत्तक तंत्र निर्मित करके पूर्ण पादप शरीर का निर्माण करता है। तीनों उत्तकजनों से निर्मित कोशिकाएं वयस्क होकर प्राथमिक स्थायी उत्तक बनाती हैं, जिससे पादप का प्राथमिक शरीर बनता है। यहाँ पर तीनों प्रकार की जो उत्तकजनें हैं उनकी भवितव्यता या डेस्टिनी या उनकी जो है वो वर्क स्टाइल समझाई गई है। उनका आगे का भविष्य बताया गया है कि ये क्या कार्य करेंगे। फिर भी उत्तकजन या हिस्टोजनवाद सिद्धांत में कुछ कमियां दृष्टिगत होती हैं, हम देखते हैं उनको। सभी पादपों में और विशेष कर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की संरचना में हम देखें कि सभी स्तरों का स्पष्ट विभेदन नहीं मिलता है। कहने को तो हेस्टिन ने कह दिया कि
शीर्षस्थ भाग में 3 स्तर निर्मित होते हैं, जैसे उत्तकजन कहते हैं, लेकिन सभी पादपों में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में इन स्तरों का स्पष्ट विभेदन नहीं मिलता है। नंबर 2, उत्तकों की भवितव्यता डेस्टिनी सही नहीं है। पादप शरीर के विभिन्न उत्तक क्षेत्रों का परिवर्तन निर्धारित उत्तकजन के द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि त्वचाजन एपिडर्मल सिस्टम ही बनाता है, वल्कुटजन कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम ही बनाता है। ये कहने को तो हमने कह दिया एंस्टीन ने, लेकिन इसके प्रमाण एंस्टीन प्रस्तुत नहीं कर पाया कि प्रत्येक बार ऐसा ही होता है। कई बार देखा गया है कि वल्कुटजन से 7 उत्तकों का कोशिकाओं का निर्माण होता है और रंभजन से वल्कुट भी बन सकता है। इस प्रकार की जो समस्याएं आई वह एंस्टीन के इस सिद्धांत के साथ जो है वो उत्पन्न हुई, और इस कारण जो कि बहुत सरल सा सिद्धांत है और काफ़ी प्रचलित सिद्धांत हुआ, जब उत्तकजनवाद आया तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको जो है वो बहुत प्रचारित और प्रसारित किया कि हाँ, इस प्रकार से 3 प्रकार के क्षेत्र जो कि हिस्टोजन्स कहलाते हैं उसके द्वारा संभव है कि पादप के तीनों उत्तक तंत्रों का निर्माण इस प्रकार से होता हो। लेकिन चूंकि इसके प्रमाण भी देने पड़ते हैं कि किस प्रकार से ये कोशिकाएं ये उत्तकजन अपनी जो है वो आगे की कार्यवाही करके और पादप शरीर का निर्माण करते हैं, तो इनके प्रमाण जो है वो एंस्टीन नहीं प्रस्तुत कर पाया। अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसको सही माना, लेकिन जब डेस्टिनी देखते हैं तो कई बार वल्कुटजन 7 उत्तक का निर्माण करता पाया जाता है और कई बार रंभजन से वल्कुट बनता है। इस प्रकार से एंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया वह काफ़ी समय तक लोकप्रिय रहा। हम आगे जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका अध्ययन जारी रखेंगे। अब हम क्लास वर्क या होमवर्क की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ये प्रश्न जो है वह निम्न है, इनको आप 20 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। इसके 1 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन 1, एपिकल सेल थ्योरी शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? नंबर 2, उत्तकजन हिस्टोजन्स क्या हैं? नंबर 3, हिस्टोजन थ्योरी उत्तकजनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नंबर 4, उत्तकजनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार उत्तकजन हिस्टोजन्स के नाम लिखिए। आगे का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स हैं, टिप्पणी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर आपने जो अभी पढ़ा है उसका थ्योरीज किसने दी, सूटेबल डायग्राम दें और इनकी कार्यविधि क्या रही और ये आगे इनकी जो है वो किस प्रकार से पादप शरीर का निर्माण करते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड करते हुए आप इस शॉर्ट नोट्स को तैयार करें। पहला शॉर्ट नोट्स है एपिकल सेल थ्योरी शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। नंबर 2, हिस्टोजन थ्योरी उत्तकजनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत। तो आप लिखें, प्रैक्टिस करें, टेक्स्ट देखें, बुक्स कंसल्ट करें। आपका ये लेसन जो है वो आपको लाभकारी होगा। इन सब को देखते हुए आप अपना आंसर लिखें। हिंदी वर्तनी या अंग्रेजी वर्तनी का ध्यान रखें, संक्षिप्त में लिखें। जहाँ पर अवश्य को डायग्राम ज़रूर दें। डायग्राम देने से आपका जो है वो टेक्स्ट जो है वो सबल हो जाता है और आपको क्या लिखना है ये भी उससे निर्दिष्ट होता है। तो हम आगे के लेसन में फिर अपनी बात को जारी रखेंगे। धन्यवाद।